देखिए हम लोग सीखे किसके बारे में, तो एक्सेप्टेंस ऑफ पीयर्स फ्रॉम डिफरेंट कल्चर्स। अब जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है कि अलग अलग कल्चर के अलग अलग जो है सो रीजन के लोग आकर के काम करते हैं, तो उसको कैसे आप जो है सो एक्सेप्ट करें और उसके बाद कोलैबोरेट करके किस तरीके से काम करें, इसी चीज़ को हम लोग सीखेंगे। जैसे मान लीजिए ये कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो काम कर रहे कर्मचारी है उसके डाइवर्सिटी का एक जो है सो पाई चार्ट है। जैसे ये वाला कलर बता रहा है कि कितना लोग जो है सो नॉर्थ इंडिया से आया है, कितना साउथ से, कितना ईस्ट वेस्ट और सेंट्रल से, ठीक है। तो ये बता रहा है आपको कि कितना अलग अलग रीजन से जो है सो लोग आया है, ठीक है ना। इसका मान लीजिए अगर परसेंटेज जो है सो वो डिफाइन है, तो ये डाइवर्सिटी को शो कर रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से, मान लीजिए कोई मल्टीनेशनल कंपनी है तो कैसे जो है सो लोग अलग अलग, या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है उसमें किस तरीके से लोग अलग अलग रीजन से आकर के काम करते हैं। तो उसको आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है, उसमें खुद को ढालना होगा। तो अगर मान लीजिए अलग अलग रीजन से लोग काम आकर के करते हैं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ता है। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होता है, तो सबसे पहले जो है सो डिफ्रेंसिएशन होता है, लोगों के बीच में भेदभाव होता है कि ये जो है सो साउथ इंडियन है तो ये नॉर्थ इंडियन है, ये जो है सो पूर्वांचल का लोग है यानी ईस्ट साइड का है, ये वेस्ट साइड का लोग है या सेंट्रल भारत का लोग है। तो लोगों के बीच में क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा डिफ्रेंसिएशन होगा। फिर लोगों का डिफ्रेंसिएशन होगा तो मतलब उसका हरासमेंट होगा, ठीक है। उसके बाद उसका रीजनलिज्म होगा, मतलब क्षेत्रवाद होगा। जैसे मान लीजिए ऊपर, अगर मान लीजिए कि जो है सो हिरार्की में ऊपर जो है सो बैठा हुआ है कोई साउथ इंडियन आदमी, तो वो नॉर्थ इंडियन आदमी को चाहेगा नहीं कि वो उसको अप्रिसिएट करे, किया जाए या फिर उसको कुछ सिखाया जाए। तो इससे ओवरऑल अगर किसी को आप अप्रिसिएट नहीं कर रहे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, या किसी को कोई नया स्किल्स नहीं बता रहे हैं, या फिर किसी को कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे रहे हैं, तो इससे हो क्या रहा है, तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोडक्टिविटी है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इसका इफेक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए ज़रूरी है कि आप जो है सो वर्क एथिक्स के प्रति जो है सो वो क्या हो, तो सेंट्रल हो, किसके प्रति, तो वर्क एथिक्स के प्रति। अब समझिए कि अगर अलग अलग कल्चर का लोग होगा और उसको रिकॉग्नाइजेशन मिले और उसको लोग स्वीकार करें, एक्सेप्ट करें, अलग अलग डिफरेंट जो रीजन्स है उसका जो लोग है उसको लोग एक्सेप्ट करें, तो वो क्या करेगा, एक पॉजिटिव वर्क कल्चर जो है सो ऑर्गेनाइजेशन में बनेगा, ठीक। अब क्या है कि कंडेम्ड सच प्रैक्टिसेस एंड प्रमोट एन इंक्लूसिव एनवायरनमेंट वेयर एवरी एम्प्लॉयज आर इक्वली रिकॉग्नाइज्ड एंड अप्रिसिएटेड। आपको ऐसा ऑर्गेनाइजेशन की भी जिम्मेदारी है प्लस सभी कर्मचारी की जिम्मेदारी है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को इस तरीके से बनाएं कि हर एक, चाहे वो किसी भी रीजन का हो, किसी भी क्या बोलते हैं धर्म का लोग हो, किसी भी क्षेत्र का लोग हो, किसी भी रंग रूप का लोग हो, किसी भी जेंडर का लोग हो, तो उसके प्रति किसी भी तरीके का जो है सो भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी ऑर्गेनाइजेशन का उसका ग्राफ नीचे जाएगा। इसीलिए ज़रूरी है कि किसी भी कल्चर का आदमी है उसको प्रॉपर रिकॉग्निशन मिले, उसको एक्सेप्टेंस मिले, जिससे क्या होगा कि बिल्ड होगा एक पॉजिटिव वर्क कल्चर, ठीक है। और ओवरऑल जो इफ़िशियंसी है या प्रोडक्टिविटी है वो ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। क्या बेनिफिट्स है अगर पॉजिटिव वर्क कल्चर होगा तो सबसे पहला चीज़ है ब्रिंग मोटिवेशनल फोर्सेस। एक मोटिवेशनल फोर्स आएगा कि हमको कुछ काम करना है ऑर्गेनाइजेशन के लिए। प्रमोट्स इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, लोग के आपसी जो रिलेशनशिप है उसमें जो है बदलाव आएगा, मतलब अच्छा होगा, उसको जो है सो प्रायिकता मिलेगा। कोलैबोरेशंस एंड टीम स्पिरिट, मतलब किसी भी टीम में लोग जो है सो किसी भी रीजन के लोग मिल करके रहेंगे और उससे उसकी मजबूती बढ़ेगी। इम्प्रूव्स कॉन्फिडेंस, लोगों के बीच में आत्मविश्वास बढ़ेगा। तो ये सारा चीज़ फ़ायदा है अगर मान लीजिए कि लोग एक साथ मिल करके और ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें, एक सोशल ग्रुप बनाए, विथ ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी कर्मचारी है उसके साथ सोशल ग्रुप बनाए। आप किसी भी कास्ट पे, जेंडर पे, रिलीजन पे और जो है सो रीजन पे भेदभाव कर्मचारी के बीच में नहीं होना चाहिए। वर्क एथिक्स ये नहीं कहता है। ओके, थैंक यू।